माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैंने पिछले आपको प्रेजेंट के चारों काइंड्स, चारों टेंस के बारे में बताया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम कैसे पहचानते कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान, वो क्या है। देखिए, वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे अथवा या, ई, ए, ये शब्द वाक्य के अंत में प्रयोग हों तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता। आगे देखेंगे आप स्ट्रक्चर से। तो देखिए, इनके स्ट्रक्चर सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है बी टू प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसी को हम अदर वर्ड को कंप्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद और भी वर्ड आते हैं उसको कंप्लीमेंट या अदर वर्ड का नाम देते हैं। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। इसके बाद नहीं कि अंग्रेजी नॉट, फिर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बी वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये नेगेटिव का है। तो आगे स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम इन दोनों प्रकार के सेंटेंस के एग्जाम्पल से देखेंगे। देख रहा हम एफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर की मदद से कैसे बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर यदि आप ध्यान ना रख सकें तो अपने सामने एक कॉपी रखा करो, कॉपी में सारे स्ट्रक्चर लिखा करो, ताकि आपको कभी भी देखना है तो आप देख सकते हो। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं स्कूल जाता था, अथवा हम इसको लिख सकते हैं कि मैं स्कूल गया। देखिए, इसकी पहचान कि वाक्य के अंत में था या वाक्य के अंत में या शब्द है, तो हम जान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के बाद वर्ब जाना, वर्ब का आएगा सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। दूसरा देखिए, वह बाजार गया, अथवा वह बाजार जाता था। तो क्या बनाएंगे, ही वेंट टू मार्केट। जैसे लड़की ने गीत गाया, लड़की ने गीत गाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट गाएगा। अब चूंकि गाना है, वर्ब गाना मीन सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग। चूंकि गीत एक ही प्रकट होता है, इसमें एक का यूज कर सकते हैं ए सॉन्ग। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बता चुके कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज हो जाता। जैसे छात्रों ने शोर नहीं मचाया,
अथवा छात्र शोर नहीं मचाते थे, तो स्टूडेंट्स। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब है इसकी डिड, इसके बाद नॉट, फिर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है शोर मचाना, मेक अ नॉइस, माने शोर बनाना। देखिए और देखिए, पिताजी ने मेरे लिए साइकिल नहीं खरीदी। क्या बनाएंगे? फादर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद आएगा नॉट। वर्ब है खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, हम परचेज भी लिख सकते हैं। ए साइकिल, बाइसिकल मीन्स साइकिल, साइकिल को साइकिल भी लिख सकते, मेरे लिए माने फॉर मी। ए है नेगेटिव, लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस में यदि कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो फिर उसमें हम डिड का यूज नहीं करते। देखना, जैसे उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो देखिए ही। अब चूंकि डिड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, और नेवर के साथ ये रूल है ग्रामर का कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट में। तो ही नेवर, टेल मीन्स बोलना, कहना, टोल्ड अ लाई, सेकंड फॉर्म यूज होगी नेवर के साथ। अगर कभी नहीं शब्द होता नहीं होता तो फिर हम डिड नॉट, टेल ए लाई का यूज कर सकते थे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, क्वेश्चन मार्क। देखना, पीछे भी टेंसों में पढ़ा चुका हूं और आप पहले भी पढ़े होंगे कि किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग होता है हिंदी वाक्य में, तो उसे क्या की अंग्रेजी भाट का प्रयोग नहीं करते। उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में, क्या तुमने खाना खाया? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, वर्ब है ईट और फूड। जैसे क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट उसने की अंग्रेजी है। अब देखना, पूरा करना इसमें वर्ब है, कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, तो डिड ही कंप्लीट। अब अपना कार्य, तो पीछे भी वीडियो में बता चुका हूं कि अपने की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होती है, अपने की एक फिक्स इंग्लिश नहीं होती, ये सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट हमारा ही है तो अपने की अंग्रेजी हिज प्रयोग होगी, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। जो हमारे पॉजेसिव केस है, प्रोनाउन केस में हमारी टेबल देखिए, प्रोनाउन केस की टेबल पढ़िए, तो उसमें नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव 3 केस हैं। तो उसमें जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य करता है पॉजेसिव केस में, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना अपने की अंग्रेजी होती है। जिस सब्जेक्ट का जो पॉजेसिव होगा उस वाक्य में उस सब्जेक्ट के साथ वही अपना की अंग्रेजी प्रयोग होती है। यदि सब्जेक्ट आई है तो उसका पॉजेसिव माई, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, ही के साथ हिज,
सी के साथ हर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, इट इज। तो अब हम इसके बाद देखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, डबल इंटरोगेटिव में ओनली इतना फर्क है स्ट्रक्चर में कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता पहले, बाकी वही रहता है डिट से, डेट, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि वाक्य के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में प्रयोग हो तो वो उसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वह कहाँ गया? कहाँ गया? सबसे पहले कहा क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब है गो, वेयर डिड ही गो। जैसे और देखिए, तुम कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? सबसे पहले वेयर, फिर डिड, सब्जेक्ट यू, वर्ब आती है लिव, क्वेश्चन मार्क। और देखिए एग्जाम्पल देखना चाहें, समझना चाहें, वह कैसे चलता था? तो देखिए सबसे पहले कैसे, हाउ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब है चलना, वॉक। हाउ डिड ही वॉक। ये है हमारा डबल इंटरोगेटिव। इसमें पिछले टेंसों में भी बता चुका हूं कि कुछ क्वेश्चन वर्ड आते हैं इस रूल के अंतर्गत, जैसे क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे। इसके बाद और जो क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे हमारा कौन या किसने, तो इसका अलग रूल है। देखिए, यदि हमारे वाक्य में कौन या किसने शब्द का प्रयोग हो तो हम उसको किस प्रकार बनाते हैं? यदि कौन शब्द का प्रयोग है, कौन शब्द हो, तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हो, इसके बाद B2, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्यों हु के साथ डिड का यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता। तो मान लीजिए कि हु क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट है, तो जैसा आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो कि सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसी प्रकार से ये बनता है। हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन यदि हु वाला वाक्य नेगेटिव हो तब इसमें डिड नॉट का यूज होता है, बल्कि फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाई? किसने पढ़ाई, क्वेश्चन मार्क। और तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता था? देखिए, तो तुक के अनुसार है, कौन या किसने। इसमें हम कौन शब्द का यूज करेंगे तो तुक नहीं बनेगी कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाई। अगर इसमें किसने का यूज करेंगे तो तुक नहीं बनेगी कि तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाता था। अर्थात वाक्य की तुक के अनुसार भी हम इन कौन या किसने शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी वाक्य में। हम किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले कौन या किसने हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पढ़ाना होता है टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट। इसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हें और हिंदी ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट। जैसे तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक लिविंग बीइंग्स होता है, सजीव होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है, निर्जीव होता है। तो वाक्य में क्रिया के बाद हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बता भी चुका हूं, बार बार फिर बता रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे तो इनडायरेक्ट के पहले
टू का प्रूफ करना पड़ेगा, अन्यथा ग्रामर के रूल के मुताबिक ये रॉन्ग माना जाता है। तो ये है इन डबल इंटेरोगेटिव के 2 स्ट्रक्चर हो गए। अब थर्ड क्या है, देखिए डबल इंटेरोगेटिव में और क्वेश्चन वर्ड जैसे हमारे किसका, किसकी, किसकी, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये वर्ड यूज हो। तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, इन 4 वर्डों के साथ क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन के रूप में होता है, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब डेट, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा B1 और फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। हर वाक्य में नेगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव या एफर्मेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन 4 वर्डों के साथ किसी भी टेंस में हम इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, और ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे वह दूध पीता था, कितना दूध पीता था, तो सबसे पहले कितना अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है मिल्क, ये मिल्क, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट होगा ही और ड्रिंक, पीना होगा ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम किसके मकान में रहते थे, किसके मकान में रहते थे, सबसे पहले किसके, होज, इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में है हाउस। अब चूंकि इनमें जो प्रीपोजिशन होता है हिंदी में मकान में, तो मकान के पहले इन यूज होगा, तो हम हाउस के पहले क्वेश्चन वर्ड के बीच में यूज नहीं कर सकते, इसलिए प्रीपोजिशन को हम सबसे पहले यूज करते हैं हुज हो या विच हो, इन दोनों के साथ। तो इन हुज हाउस अब आएगी हेल्पिंग वर्ब डेट, फिर आएगा सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब लिव और क्वेश्चन मार्क। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। अब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको डबल इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया, तो वो हर टेंस में वही रूल है कि हम यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक बार समझ लीजिए, हर टेंस में वही रूल है कि इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। जैसे इसी का देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कि क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा डेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर आएगा गो और टू स्कूल। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूं कि यदि डिड के बाद आप नॉट का यूज करना चाहें तो सबसे पहले कर सकते हैं, लेकिन डिड और नॉट को अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते। इसी तरह किसी भी टेंस में विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर सकते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। जैसे डिड नॉट का यूज करेंगे तो हम डिडंट लिखेंगे, डिड नॉट अलग अलग नहीं, ऐसा यूज कर सकते हैं डिड नॉट यू गो टू स्कूल। ये हर टेंस का ये रूल है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। तो आज का हमारा एक कंप्लीट टेंस हुआ और आगे बने रहिए हमारे वीडियो पर। मैं आपको पूरी ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल पर बने रहिए। और पहले ही बता चुका हूं कि यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सारी ग्रामर भी आपको हमारे वीडियोज में मिलेगी। और मैं अब कल से ही आपको कंपेटिटिव इंग्लिश बताने जा रहा हूं, तो आप उसमें एसएससी कि आपका चाहे एमटीएस हो, CHSL हो या CGL हो, इन सबके
जो पेपर्स होते हैं उसमें 200 मार्क की जो इंग्लिश आती है या बैंक में जो इंग्लिश आती है, मैं सारी कम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स।